हेलो दोस्तों। तो प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि कैसे हमने एज ऑफ रिवॉल्यूशन देखा है ना। तो अब उन्हीं रिवॉल्यूशंस के बाद में अब देश बनना जो है वो धीरे धीरे चालू हो जाएगा और इसका जो पहला जो कड़ी है ना वो स्टार्ट होता है दोस्तों जर्मनी से। तो चलिए देखते हैं जर्मनी का जो केस स्टडी है वो क्या कहता है, कैसे यहाँ पूरा जो है यूनिफिकेशन होगा। तो दोस्तों इसको सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्बल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, फिर नोट्स के माध्यम से भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा बहुत अच्छे से। तो समझते हैं। देखिए जर्मनी दोस्तों उस समय 39 पार्ट्स में डिवाइडेड था। भाई डिवाइडेड है तभी तो यूनिफिकेशन होगा ना, अगर पहले से यूनाइटेड होता तो क्यों यूनिफिकेशन होता। तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 39 पार्ट्स में। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका नाम था प्रशिया। तो प्रशिया के राजा थे जिनका नाम था केजर विलियम वन। तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क को ऑर्डर देते हैं कि भैया जाओ और इस पूरे देश को जो है वो एक करो। अब यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जर्मनी को एक करने का, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करने का एक और बार प्रयास हो चुका था 1848 में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लास्ट पार्ट में हमने देखा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से। वो कब हुआ था? 1848 में। तो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किए थे उन्होंने किए थे मिडिल क्लास ने, किन्होंने किए थे मिडिल क्लास। अभी जो ये पूरा यूनिफिकेशन कर रहे हैं वो प्रशिया के राजा केजर विलियम वन कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा अभी जो पूरा इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो राजा अपने आर्मी के माध्यम से पूरा इनिशिएटिव ले रहा है। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो हुआ था उसको किसने किया था दोस्तों? लिबरल्स ने किया था। तो पहले लिबरल्स ने 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के माध्यम से किया था, लेकिन अब जो यूनिफिकेशन हो रहा है उसको राजा अपने आर्मी के माध्यम से कर रहा है। ऐसा राजा के दिमाग में जो परिवर्तन आया, जो चेंज आया, वो इसलिए आया दोस्तों क्योंकि अब जो राजा है वो सिर्फ प्रशिया का राजा नहीं रहना चाहता, वो एक देश बनाना चाहता है ताकि बड़े एरिया, बड़े रिसोर्स के ऊपर में वो अपना कंट्रोल, अपना शासन कर सके। आ रहा समझ में? क्योंकि पहले जो है प्रशिया एक हिस्सा था 39 हिस्सों में से जर्मनी का, अब वो पूरे जर्मनी के ऊपर रूल करना चाहता है। इसके लिए वो देश बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है अपने आर्मी के माध्यम से। और उसके जो सबसे बड़े लीडर हैं उनका नाम क्या है? ओटो वन बिस्मार्क, द प्रूशियन चीफ मिनिस्टर, है ना। अब ओटो वन बिस्मार्क अपने राजा के कहे अनुसार जाता है दोस्तों और बहुत बहादुरी के साथ में 7 सालों तक 3 देशों के साथ में लड़ाई लड़ता रहता है, जिसमें से एक का नाम है ऑस्ट्रिया, दूसरे का नाम है डेनमार्क और तीसरे का नाम है फ्रांस। तीनों ही जो लड़ाई होता है उसमें उनको जीत हासिल होती है। और 7 सालों के बाद में 1871 में फ्रांस लास्ट बैटल होता है, फ्रांस को हराकर आखिरी में जर्मनी को एक कर देते हैं। और जर्मनी को एक करने के बाद में जो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर जो ओटो वन बिस्मार्क हैं, उन्होंने प्रशिया के राजा केजर विलियम वन को पूरे देश का राजा, पूरे जर्मनी का राजा दोस्तों बना देते हैं। तो इस तरीके से जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है 1871 में फ्रांस को हराने के बाद। फ्रांस, चूंकि हम बात कर ही रहे हैं फ्रांस का, तो चूंकि लास्ट बैटल फ्रांस में ही हुआ था, इसीलिए फ्रांस का जो एक पैलेस है दोस्तों जिसका नाम है पैलेस ऑफ वर्साइलिस, उसमें एक हॉल है जिसका नाम है हॉल ऑफ मिरर। तो जो राजा बनते हैं जर्मनी के केजर विलियम वन, उनकी जो ताजपोशी होती है, राज तिलक होता है, वो उसी हॉल ऑफ मिरर में होता है फ्रांस के, है ना। तो ये रहा पूरा कहानी जर्मन यूनिफिकेशन का। तो ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के रूप में बता दिया। अब इसको चलिए समझते हैं नोट्स के रूप में। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरा पार्ट हम देख रहे हैं जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का पूरा केस स्टडी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए नोट्स के फॉर्मेट में समझते हैं, है ना। आई होप जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों समझते हैं नोट्स के फॉर्मेट में, है ना। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। मिडिल क्लास जर्मन हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो 1848 में जो पहली बार कोशिश की गई थी जर्मनी को एक करने का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के माध्यम से, उसको किसने किया था दोस्तों? लिबरल मिडिल क्लास के लोगों ने किया था। यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है ना। Repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia। तो उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिसबैंड कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और इसको ख़त्म किन्होंने किया था? कंबाइंड फोर्सेस। किसका कंबाइंड फोर्सेस? जो राजा है और जो आर्मी है और जो बड़े लैंड ओनर्स हैं जिनको जंकर्स कहा जाता था। याद रखिए जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? जंकर्स। हो सकता है एक मार्क्स में आ जाए, है ना। तो इन तीनों के कंबाइंड फोर्सेस ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया। और जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का टारगेट था कि देश बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करना है, वो वहीं पर ख़त्म हो गया दोस्तों 1848 में।
फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक द लीडरशिप। अब उसके बाद में अब ये इनिशिएटिव कौन ले रहा है? प्रशिया। याद रखिएगा, प्रशियन चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क और उनके जो राजा थे, क्या नाम था? केजर विलियम वन। अब ये इनिशिएटिव लेंगे जर्मनी को एक करने का, है ना। पहले मिडिल क्लास ने लिया था 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, अब कौन ले रहा है? राजा और उसके आर्मी लोग ले रहे हैं इनिशिएटिव। कहाँ के? प्रशिया के। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब उनको पूरा जर्मनी पर रूल करना है, नॉट ओनली इन प्रशिया। ये उनका ऑब्जेक्टिव है कि इनका जो राजा और आर्मी है उनका। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर, जो ऑस्ट्रिया के चीफ मिनिस्टर होते हैं ओटो वन बिस्मार्क साहब, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है जो क्लर्क होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके मदद से और जो आर्मी के मदद से ओटो वन बिस्मार्क युद्ध में चले जाते हैं। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है वो 3 वॉर लड़ते हैं, 7 सालों तक चलता है ये, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा कर लास्ट में वो जर्मनी को एक कर देते हैं दोस्तों। 18 जुलाई 1871 एन असेंबली गैदर्ड इन द हॉल ऑफ मिरर। याद रखिए, हॉल ऑफ मिरर मैंने बताया था, इन द पैलेस ऑफ वर्साइलिस टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केजर विलियम वन ऑफ प्रशिया। तो 18 जनवरी 1871 में एक बहुत बेहतरीन सेलिब्रेशन होता है, सेरेमनी होता है हॉल ऑफ मिरर्स में, जो पैलेस ऑफ वर्साइलिस फ्रांस में है। और वहाँ पर धूम धड़ाके के साथ में केजर विलियम वन, जो पहले प्रशिया के किंग थे, अब उनको पूरे जर्मनी का किंग बना दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप दिखाता हूँ मैं, ये जो है ये है दोस्तों हॉल ऑफ मिरर, है ना। बहुत ही लग्जरी हॉल ऑफ मिरर है ये फ्रांस का, है ना। अब देखिए दोस्तों, चूंकि अब राजा देश बना चुका है अपने चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क के बहुत ही ज़बरदस्त लीडरशिप के बदौलत, तो अब यहाँ पर लोगों को खुश करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को खुश नहीं करेंगे देश सक्सेसफुल तरीके से नहीं चला सकते। तो इसीलिए कई सारे ये रिफॉर्म्स लेके आते हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजिंग ऑफ द करेंसी को मॉडर्न करना है, बैंकिंग को मॉडर्न करना है, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को अपडेट करना है। इस तरीके से कई सारे वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे सके, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, आई होप। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये मैप है दोस्तों जर्मनी का, यहाँ पर बताया गया कि कैसे वो उस समय बहुत से हिस्सों में डिवाइडेड था। फिर उसके बाद में इतने सारे वॉर के बाद में 3 लड़ाई लड़ी गई 7 सालों के लिए, तब जाके ये पूरा जर्मनी जो है वो एक हो सका। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशिया के बारे में दिया गया है, यहाँ बर्लिन आप देख लीजिए, यहाँ आप देखेंगे फ्रैंकफर्ट याद करिए, उस समय हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो ये फ्रैंकफर्ट आप देखिए अब जर्मनी में आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रशिया, बर्लिन जो आज का कैपिटल है जर्मनी का। तो इन सभी एरियाज को क्या किया दोस्तों? एक किया गया। ओके, तो इसी को हम कहते हैं दी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। इनमें से मैं 3 यहाँ पर सेलेक्ट करके आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल से करिएगा इसको, मेरा गारंटी है कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसका आंसर लिखिएगा दोस्तों पॉइंट वाइज, जैसे मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेशन स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस इज जर्मनी आफ्टर 1848। तो जैसे 1848 के बाद में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है आपको जर्मनी यूनिफिकेशन का, उसको आपको इसमें बताना है। सेकंड है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपको समझाना है। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओटो वन बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन। ये दोस्तों ये जो है ना ओटो वन बिस्मार्क साहब हैं, जो पूरे स्टार थे इस यूनिफिकेशन के, ओटो वन बिस्मार्क। तो इनके बारे में आपको बताना है कि कैसे इनका कंट्रीब्यूशन था जर्मन यूनिफिकेशन में। तो पहली बात, इन्होंने ही पूरा लीडरशिप किया, है ना। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, इनके पास आर्मी थी, आर्मी की मदद से, ब्यूरोक्रेसी की मदद से 3 वॉर लड़ते हैं, है ना। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ में 7 सालों तक तीनों ही जीतते हैं और लास्ट में पूरे जर्मनी को एक कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते चलना है दोस्तों। ओके, आई होप कि तीनों का ही आंसर आपको समझ में आ चुका है और बहुत अच्छे से आप अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इटालियन यूनिफिकेशन, और फिर इसको हम कह सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना। तो चलिए समझते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली को बहुत अच्छे से। यस, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ, उसके लिए हमको मैप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है इटली का मैप। थोड़ा सा मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ, उसके बाद हम इसको नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने जर्मनी के केस में बताया था, यहाँ भी बताता हूँ। यहाँ भी थोड़ा सा स्टोरी वैसा ही है। यहाँ भी जो राजा है ना, वो इनिशिएटिव लेगा, वो पूरे एरियाज को एक करने की कोशिश करेगा। यूनिफिकेशन की बात हम तभी कर रहे हैं जब एरिया डिवाइडेड है।
तो जैसे जर्मनी 39 हिस्सों में डिवाइडेड था, वैसे ही इटली जो है ना दोस्तों वो 7 हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में? 7 हिस्सों में डिवाइडेड है ना। इसमें का जो नॉर्थ पार्ट है वो कोई और रूल कर रहा है, सेंट्रल पार्ट कोई और रूल कर रहा है, साउथ पार्ट कोई और रूल कर रहा है ना। और एक जो पार्ट है ना, इस पूरे 7 पार्ट में से सिर्फ जो एक पार्ट है उसको बस इटालियन किंग रूल कर रहा है, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल II। यहाँ पर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा मैं मैप आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, आपको मैप थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं, ताकि चीज़ें बड़े क्लियर हो। ये देखिए, सर्दिनिया पेडोमोंट दिख रहा है आपको? ये है सर्दिनिया और ये है पेडोमोंट। ये जो सर्दिनिया पेडोमोंट वाला रीजन है ना इटली का, सिर्फ यहीं पर इटली के राजा रूल कर रहे हैं, इटालियन किंग रूल कर रहे हैं, जिनका नाम है विक्टर इमैनुअल II। क्या नाम है दोस्तों? विक्टर इमैनुअल II, विक्टर इमैनुअल II, है ना। तो इन पूरे 7 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था, सर्दिनिया पेडोमोंट, जहां पर इटली के राजा विक्टर इमैनुअल II का कंट्रोल था। बाकी नॉर्थ में किसी और का रूल था, सेंट्रल में किसी और का था, और साउथ में दोस्तों किसी और का था। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, नॉर्थ में दोस्तों जो रूल था वो था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का। किसका? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का। ये नॉर्थ में रूल था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का, है ना। साउथ में दोस्तों जो रूल था वो था स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी। किसका रूल था बेटा? स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी, स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी। ओके। और जो ये सेंट्रल पैपल स्टेट्स वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, इसमें रूल था दोस्तों रिलीजियस गुरु पोप। किनका बेटा? पोप का, है ना। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ में थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, साउथ में थे स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी, और सेंट्रल में थे पोप। रिलीजियस जो गुरु थे ना, उस समय रिलीजियस गुरु को बहुत सारे एरियाज मिलते थे रूल करने के लिए, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ओके। तो यहाँ पर आप याद करिए, जो ट्रीटी ऑफ वेना याद करिए। ट्रीटी ऑफ वेना में जो जीते हुए देश से उन्होंने कई सारे एरियाज को जीता था। तो जो ऑस्ट्रिया था उसको नॉर्थ इटली में था बेटा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया, नॉर्थ इटली याद रखिए, है ना। तो नॉर्थ इटली किसके कब्जे में था? ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। याद आ रहा है कुछ? यस। तो पोप यहाँ पर है, और साउथ में कौन है दोस्तों? स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी सिर्फ फ्रांस में नहीं है, बर्बन डायनेस्टी जो है वो स्पेन में भी था। तो ये स्पेन की बर्बन डायनेस्टी है जो साउथ इटली में यहाँ पर रूल कर रही है। अब हमको ये देखना है कि जो सर्दिनिया पेडोमोंट के राजा थे विक्टर इमैनुअल II, ये इन तीनों ही हिस्से को कैसे इटली में कैसे इनको इन तीनों के कब्जे से छुड़ा पाते हैं, फ्रीडम दिला पाते हैं, है ना। तो यही कहानी है। तो समझते हैं दोस्तों इसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से, है ना। ये कहानी बेसिकली स्टार्ट होता है विक्टर इमैनुअल II के पहले से। आप याद करिए, एक बहुत ही बड़े ये रिवॉल्यूशनरी थे जो इटली को बिलोंग करते थे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको 5 सेकेंड देता हूँ। 5 4 3 2 1 पॉज करके आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, आई होप कि आपने बता दिया होगा मैं कौन वो रिवॉल्यूशनरी की बात कर रहा हूँ जो इटली को बिलोंग करते थे। उनका नाम है दोस्तों गुज़िपी मैज़िनी साहब, है ना। तो गुज़िपी मैज़िनी साहब, जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि वो पूरे इटली को एक देखना चाहते थे, उनका सपना था। और इस वजह से उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया अपना, कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, यंग इटली बनाया, लेकिन अंत में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो उनके सपने को पूरा करने का इनिशिएटिव लिया सर्दिनिया पेडोमोंट के राजा ने, जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल II, है ना। अब राजा तो खुद युद्ध करने के लिए नहीं जाएगा ना, तो राजा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने बहुत ही क्लेवर, बहुत ही चतुर, बहुत ही बेहतरीन दिमाग से, बहुत ही फास्ट चीफ मिनिस्टर को, जिनका नाम था केवर। क्या नाम था दोस्तों? केवर, है ना। तो विक्टर इमैनुअल II ने इस पूरे इटली को एक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी केवर को। चूँकि जैसे आज हमारे देश में इंग्लिश बोलना काफ़ी फैशनेबल माना जाता है, तो उस समय इटली में फ्रेंच भाषा में बात करना बहुत ही फेमस माना जाता था, फैशन में था दोस्तों। तो ये जो केवर साहब है, इनका फ्रेंच जो था ना वो इटली लैंग्वेज से भी ज़्यादा था। चूँकि फ्रेंच इनका बहुत अच्छा था लैंग्वेज, चीफ मिनिस्टर के पद पर थे, डिप्लोमेटिक स्किल बहुत तगड़ी थी इनकी। डिप्लोमेटिक मतलब कि जो एक सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे वाला स्किल होता है ना, कि हर चीज़ का सॉल्यूशन जो ले आता है, उसको हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक स्किल। तो जो डिप्लोमेसी में बड़ा शानदार थे, तो इनका जो रिलेशन था ना दोस्तों केवर साहब का, जो विक्टर इमैनुअल II के चीफ मिनिस्टर केवर साहब हैं, इनका रिलेशन फ्रांस के साथ में बहुत तगड़ा था। तो इन्होंने फ्रेंच आर्मी की मदद से इस नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से आज़ाद करा लिया 1859 में। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, केवर ने फ्रेंच आर्मी की मदद से, क्योंकि फ्रांस के साथ में उनका रिलेशन बहुत अच्छा था, इन्होंने नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग डायनेस्टी से छुड़ा लिया,
आज़ाद करा लिया। ये बहुत बड़ी सफलता थी, है ना। अब ये नॉर्थ पार्ट तो आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी ये सेंट्रल वाला पार्ट और ये साउथ वाला पार्ट दोस्तों बचा हुआ है। ओके, अब ये साउथ को छुड़ाने की जो है जिम्मेदारी लेते हैं एक और बहुत बड़े योद्धा, है ना, जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस वाले जर्मनी वाले में बताया था ना, ओटो वन बिस्मार्क, तो उसी टाइप के पर्सनालिटी थे ये, जिनका नाम था गैरिबल्दी। क्या नाम था दोस्तों? गैरिबल्दी, है ना। इनका सरनेम है ये, नाम आपने पहले भी जानते हैं, इनमें भी वही नाम जोड़ दीजिएगा, गुजिपी गैरिबल्दी। पहले वाले जो लीजेंड रिवॉल्यूशनरी का क्या नाम था? गुजिपी मैज़नी, है ना, जो अनसक्सेसफुल रहे, हालांकि मेहनत बहुत किया लेकिन एक नहीं कर पाए। तो गुजिपी मैज़नी के बाद में अब ये जो नए वॉरियर आए हैं, इनका नाम क्या है? गुजिपी गैरिबल्दी। गुजिपी मैज़नी को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के नक्शे कदम पे ये आगे बढ़े। गुजिपी गैरिबल्दी के पास अपनी एक खुद की सेना होती थी जिसको रेड शर्ट कहा जाता था, और गुजिपी गैरिबल्दी दोस्तों यहाँ पर साउथ इटली को जो है वो आज़ाद करने के लिए निकल चुके हैं। अब चूंकि इनके पास आर्मी था, इनके पास खुद का बहुत ज़बरदस्त बहादुर ये थे, तो इन्होंने साउथ इटली को जो है वो बहुत ही आसानी के साथ में स्पेनिश बोबर डायनेस्टी से आज़ाद करा लिया, है ना। तो अब ये नॉर्थ इटली जो है ये आज़ाद हो गया 1859 में। किसने आज़ाद किया? केवर ने। किसकी मदद से? फ्रेंच आर्मी की मदद से। अब ये जो साउथ इटली है ये आज़ाद होता है 1860 में। किसने आज़ाद कराया? गैरिबल्दी ने। पूरा नाम क्या है? गुजिपी गैरिबल्दी। किसकी मदद से? अपनी आर्मी की मदद से, जिसको कहा जाता था रेड शर्ट। तो 1859 में ये आज़ाद हो गया, 1860 में ये आज़ाद हो गया। बच गया ये जो पोप वाला है। तो पोप दोस्तों देखिए, ऊपर को देखा पोप इतने बड़े बड़े डायनेस्टी हार चुके हैं, नीचे में देखा वो भी हार चुका है, स्पेनिश बोबर डायनेस्टी। तो अब पोप को लगा इसी बात में समझदारी है कि भैया सरेंडर कर दिया जाए। तो पोप ने क्या क्या कर दिया दोस्तों? सरेंडर कर दिया। पोप ने कर दिया भैया सरेंडर। तो इस तरीके से ये पूरे एरिया जो है उसको एक कर दिया जाता है ना। ओके, टाइमलाइन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 1859 जो है वो नॉर्थ एक हो गया, 1860 में साउथ एक हो गया, और उसी समय जो है वो पोप ने भी सरेंडर कर दिया। तो फाइनली इसके बाद में 1861 में जो सर्दिनिया पेडोमोंट के राजा थे, जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल II, है ना, विक्टर इमैनुअल II, इनको पूरे इटली का राजा बना दिया जाता है। इनको बना दिया गया पूरे इटली का राजा। और इनके जो चीफ मिनिस्टर थे केवर साहब, इनको पूरे इटली का दोस्तों प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। पहले वो क्या थे? चीफ मिनिस्टर। अब क्या बना दिया गया? प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये एक अपडेट है जो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है 1861 में, है ना। मैक्सिमम पार्ट जो इटली के थे वो कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में इटली के बारे में दिया हुआ है कि भाई ये जो प्रोसेस है 1858 to 70 चला। कब तक चला? 1858 to 70। लेकिन हमने तो भाई 61 में ही कंप्लीट कर लिया, है ना। तो दोस्तों ये 70 जो है ना 1870 में, कुछ हिस्से थे जो इटली के वो 1870s के आसपास जुड़े थे। जैसे कि ये देखिए आप, ये रोम वाला जो हिस्सा है वो 1870 में इटली के साथ जुड़ा, लेकिन 90% के आसपास जो टेरिटरी था वो 1860s में ही जुड़ चुका था। कुछ कुछ हिस्से बचे थे वो 1870 के आसपास आए, है ना। लेकिन राजा जो था विक्टर इमैनुअल II, वो पूरे इटली का बन चुका था 1861 में। कब बन चुका था? 1861 में, है ना। तो ये कहानी है दोस्तों पूरे इस यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। इसमें जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। गुजिपी मैज़नी, जिन्होंने पूरा नींव रखा था, बेस रखा था, हालांकि अचीव नहीं कर पाए, लेकिन मरने से पहले इनकी डेथ होती है 1870 to 1873 के आसपास, गुजिपी मैज़नी के। तो मरने से पहले इन्होंने ये पूरा जो है यूनिफिकेशन अपने आंखों से देख लिया था। उनको तसल्ली थी कि भाई चलो हमारा जो सपना है मैंने पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मेरे आने वाले फॉलोअर्स ने, अपकमिंग जनरेशन्स ने तो इसको पूरा कंप्लीट किया, है ना। तो गुजिपी मैज़नी, जिनको सोल ऑफ इटली भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, ये पहले कैरेक्टर थे। दूसरे कैरेक्टर जो हैं वो हैं विक्टर इमैनुअल II, जिन्होंने पूरा इनिशिएटिव लिया, सर्दिनिया पेडोमोंट के राजा, बाद में पूरे इटली के राजा बनेंगे। तीसरे कैरेक्टर थे काउंट कैमिलियो द केवर। इनका पूरा नाम क्या है? काउंट कैमिलियो द केवर। मैंने अभी सिर्फ केवर यहाँ पर लिखा है, लेकिन इनका पूरा नाम था काउंट कैमिलियो द केवर, जो बेहतरीन डिप्लोमेटिक स्किल होल्ड करते थे, बड़े दिमाग के तेज थे, है ना। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई नॉर्थ इटली को आज़ाद कराने के लिए। और जो लास्ट थे दोस्तों, जिनको कहा जाता है गुजिपी गैरिबल्दी, है ना, इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन प्ले किया, साउथ इटली को पूरा इन्होंने आज़ाद किया दोस्तों। तो ये 4 कैरेक्टर हैं, गुजिपी मैज़नी, गुजिपी गैरिबल्दी, काउंट कैमिलियो द केवर, एंड द लास्ट द किंग विक्टर इमैनुअल II। ओके,
आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा नोट्स यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, है ना। यस, नोट्स लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे नोट्स आपके पास होना चाहिए। आई होप कि बुक और पेन कॉपी के साथ में आप बहुत अच्छे से बैठे होंगे। एनसीईआरटी का बुक भी रखिएगा बगल में, है ना। और कहीं भी कोई भी डाउट आता है एनसीईआरटी की बुक में, हमारे नोट्स में, एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे। ओके, नोट्स ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप दिखा रहा हूँ, उसको आप लिखते चलिएगा अपने नोट्स में। ओके, स्क्रीनशॉट लेना इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी रिटर्न जो स्किल है, रिटर्न जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो सके। बोर्ड एग्जामिनेशन में वही सबसे ज़्यादा काम आने वाला है ना। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ जैसे मैंने पहले आपको बताया, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सर्दिनिया पेडोमोंट उसका मात्र एक हिस्सा था जो इटालियन प्रिंसली हाउस के अंदर में था। सर्दिनिया पेडोमोंट देख लेते हैं भाई, यहाँ पर है, ये देखिए सर्दिनिया पेडोमोंट। तो यही हिस्सा जो था वो मात्र एकमात्र जो इटली के राजा थे वो रूल कर रहे थे, बाकी हिस्सों पर अलग अलग डायनेस्टी का रूल था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ये ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर यहाँ पर रूल कर रहे थे नॉर्थ में। सेंटर वॉज रूल्ड बाई पोप, कौन रूल कर रहे थे बेटा, सेंटर में पोप रूल कर रहे थे। और जो साउथ वाले में, सदर रीजन में कौन रूल कर रहे थे, बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, मतलब स्पेनिश जो बोर्बन डायनेस्टी था वो रूल कर रहा था साउथ में। Even the Italian language has not acquired one common form and still had many regional and local variations. Italian language भी इतना ज़्यादा उस समय पूरे यूनिफॉर्मिटी में नहीं आ सका था, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस पूरे एरिया को एक करना, क्योंकि लैंग्वेज भी कॉमन नहीं था, है ना, बहुत सारे वेरिएशंस थे। 1830s में गुजिपी मैज़नी हैड sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. गुजिपी मैज़नी 1830s 1840s में बहुत मदद किया ताकि वो इटली को एक कर सके, यूनिफाई कर सके, लेकिन उनका सपना ही रह गया उनके एफर्ट में, उनके लीडरशिप में। बाद में उनका सपना पूरा होता है। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. उन्होंने यंग इटली भी बनाया, आपको पता है यंग इटली उन्होंने 1831 में बनाया, है ना, मर्साइलिस में, फ्रांस में। ओके, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में बनाया कि वो इटली को यूनिफाई कर देंगे। ओके, यस। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द फेल्यूर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848, उन्होंने अपने सभी मेंबर्स के साथ में, गुजिपी मैज़नी साहब ने 1830s में 1840s में बहुत इनिशिएटिव लिया, बहुत कोशिश की, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाया। इनको गुजिपी मैज़नी की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, इनके बाद में सर्दिनिया पेडोमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल II टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। अब इनके बाद में आते हैं सर्दिनिया पेडोमोंट के राजा जिनका नाम है विक्टर इमैनुअल II। अब ये डिसाइड करते हैं कि मैं पूरी इटली को एक करूंगा वॉर के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से। ओके, A unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. इससे उस राजा विक्टर इमैनुअल II को क्या फ़ायदा होने वाला था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। पहले वो सिर्फ सर्दिनिया पेडोमोंट का राजा होने वाला था, लेकिन एक बार यूनिफाई हो जाने के बाद में पूरे इटली का वो राजा बन जाता। दूसरा, पहले सिर्फ वो सर्दिनिया पेडोमोंट के रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहा था, अब राजा बन जाने के बाद में पूरे इटली का रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगा। तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, प्लस उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बहुत बढ़ेगा। किसका, विक्टर इमैनुअल II का। ओके, ये उनका ऑब्जेक्टिव था विक्टर इमैनुअल II का। अंडरस्टूड, यस। आगे बढ़ते हैं। उनके चीफ मिनिस्टर थे काउंट कैमिलो द केवर, हु लेड अ मूवमेंट ही वॉज नाइदर रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। वो ना तो डेमोक्रेट थे ना तो रिवॉल्यूशनरी थे, वो एक डिप्लोमैट थे। वो फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत बड़े ज्ञाता थे, नॉलेज रखते थे, और उनका रिलेशन फ्रांस के साथ बहुत तगड़ा था, है ना। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। इटालियन से ज़्यादा वो किस भाषा में अच्छा बात कर लेते थे, फ्रेंच भाषा में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बात कर लेते थे। कौन, काउंट कैमिलो द केवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, सर्दिनिया पेडोमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। ये वाला जो एरिया है 1859 में, ओके, केवर ने फ्रेंच आर्मी की मदद से इस पूरे एरिया को छुड़ा लिया, जीत लिया दोस्तों। ओके, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स रेड शर्ट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजिपी गैरिबल्दी जॉइंड द फ्रे। अब इसके बाद किन की एंट्री होती है, गुजिपी गैरिबल्दी की एंट्री होती है, और इनके आर्मी का नाम क्या था, रेड शर्ट। ओके, in 1860 they marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning to drive out the Spanish rulers। अब इस वाले एरिया में कौन रूल कर रहे थे, स्पेनिश रूलर्स रूल कर रहे थे, तो इसको साउथ इटली बोलते हैं। ये देख रहे हैं टू हिस्सा, इसको बोलते हैं टू सिसिलिस। जो दो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है टू सिसिलिस। तो अब इनको एक किया गुजिपी गैरिबल्दी ने अपने आर्मी की मदद से, जिसको कहा जाता था रेड शर्ट।
फाइनली इसको जीतने के बाद में, इसको करने के बाद में पोप भी लास्ट में सरेंडर कर देता है और उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1861 विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब इसके बाद में पूरा इटली जो है वो यूनाइटेड हो जाता है। इसके बाद में जो सर्दिनिया पेडोमेंट के राजा थे विक्टर इमैनुअल II, उसको पूरे इटली का राजा बना दिया जाता है। Illiteracy were very high, never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife। अब दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेशन चल रहा था, वॉर चल रहा था, इस बीच जो लोग थे वो बहुत ही अनपढ़ थे, इलिटरेट थे। उनको ये नहीं पता था कि इटालिया जो है वो इटली को नहीं बल्कि विक्टर इमैनुअल II के वाइफ का नाम है, ऐसा वो सोच रहे थे। कौन? जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो लोग इसमें युद्ध में जा रहे थे, वो इतने इलिटरेट थे कि उनको यही नहीं पता था कि इटालिया जो है वो इटली है, ना कि विक्टर इमैनुअल II की वाइफ, है ना। तो ये एक फ़नी बात थी जो फ्रेंच के इटली के लोगों के बारे में थी, है ना। आई होप कि ये जो इटालियन यूनिफिकेशन है मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको दोस्तों समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पर मैं उन 4 फेमस कैरेक्टर्स को दिखाना चाह रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। देखिए ये है गुजिप्पी मैज़िनी साहब। कौन है ये? गुजिप्पी मैज़िनी साहब, जिन्होंने नींव रखा। इसके बाद में इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया विक्टर इमैनुअल II ने, जो सर्दिनिया पेडोमेंट के राजा थे, बाद में वो पूरे इटली के राजा बनेंगे। इनका ज़बरदस्त साथ दिया काउंट कैमिलियो दी केवर ने, जिन्होंने नॉर्थ इटली को आज़ाद किया फ्रेंच आर्मी की मदद से। और इनके बाद में आते हैं बहुत बेहतरीन, बहुत बड़े वॉरियर जिनका नाम था गुजिप्पी गैरिबल्दी। इन्होंने साउथ इटली को आज़ाद कराया स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी से, है ना। तो इस तरीके से इन चारों का ही कंट्रीब्यूशन बड़ा ज़बरदस्त है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, है ना। आई होप कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जैसे कि यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज लिखेंगे, है ना। ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इसको ज़रूर अपने नोटबुक में लिखेंगे दोस्तों। फाइन, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। आज का दोस्तों अब लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। व्हाट इज द टॉपिक नेम? द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, है ना। तो समझते हैं। कई बार देखिए दोस्तों, हमको ये लगता है कि जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, ये तीनों एक ही है। दोस्तों तीनों एक तो है, लेकिन तीनों में कुछ डिफरेंस भी है। इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम तीनों एक ही टेरिटरी को बिलोंग करने के साथ साथ अलग अलग भी हैं। तो इसी को हम थोड़ा समझते हैं कि जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है वो कैसे है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने जर्मनी का देखा, इटली का देखा, जो यूनिफिकेशन था वो कुछ लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने 5-10 सालों के लिए, और फिर उसके बाद में वो एक हो गए। तो जर्मनी और इटली में 2 समानताएं थी। पहला, जर्मनी और इटली को जो यूनिफिकेशन है वो वॉर के माध्यम से मिला, युद्ध के माध्यम से मिला। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कोई डायरेक्ट जो है ना वॉर नहीं होगा, ये जो वॉर है वो नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए स्ट्रेंज है। ओके, मैं रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों ये स्ट्रेंज है। तो पहला रीज़न यही है कि ब्रिटेन में कोई डायरेक्ट ऐसा बैटल वॉर वगैरह नहीं हुआ, जैसे हमने जर्मनी और इटली के केस में देखा। दूसरा, जर्मनी के बारे में दोस्तों हमने देखा कि जर्मनी जो है वो 5-10 सालों में लड़ाई करके जो है एक हो जाता है। इटली भी वैसे ही 5-10 सालों का जो युद्ध होता है उसके बाद एक हो जाता है। लेकिन जो ब्रिटेन है ना दोस्तों, इनका जो पूरा स्ट्रगल चला था वो 100+ ईयर्स तक चला था, 100+ ईयर्स। तो इसमें काफ़ी लंबा समय लगा था, इस वजह से भी बड़ा स्ट्रेंज है ना, कि भाई रिवॉल्यूशन 5-10 साल में अगर हो जाता है तो नॉर्मल है। ये तो भैया 100+ ईयर्स तक चला था। तो इसलिए 2 जो रीज़न है इसके स्ट्रेंज होने का, पहला है कि कोई भी ऐसा डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, और दूसरा है ये काफ़ी लंबे समय तक दोस्तों ये चलता आ रहा था, है ना। तो इसको समझने के लिए आपको 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है उसको याद रखना है, 1688, 1707 और लास्ट है 1801। ये 3 सालों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 1688, 1707 और 1801। तो थोड़ा सा मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, है ना। स्टोरी थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर नोट्स के माध्यम से आपको बता देंगे, है ना। देखिए स्टोरी समझिए। पर आप देखिए दोस्तों, इसको मैप के माध्यम से और कहानी के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे इस पूरे यूनिफिकेशन को। तो क्या हुआ था ना दोस्तों, जब 17th सेंचुरी था तो उस समय ऐसा कोई नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सब जो थे अपने अपने एरियाज में डिवाइडेड थे एथनिक लेवल पे। एथनिक मतलब कौन सा बेस था? लैंग्वेज, है ना। तो इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश,
कहलाने लगे, स्कॉटिश भाषा में बोलने वाले स्कॉटिश कहलाने लगे, है ना, हालांकि उनका लैंग्वेज गायलिक था, है ना। तो इस तरीके से इंग्लिश, स्कॉटिश, आयरिश और वेलिश, ये 4 तरीके के एथनिक ग्रुप थे यहाँ पर, जो छोटे छोटे आइलैंड्स में रहते थे, जिनको कहा जाता था आइल्स। अब समय के साथ में इन चारों में से एक जो था इंग्लैंड, वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, है ना, ड्यू टू ट्रेड, व्यापार और बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आता है उसकी वजह से। अब ये जो इंग्लैंड है, उन्होंने अपने राजाओं के ऊपर प्रेशर डाला कि भैया आप राजा लोग अपना पॉलिटिकल पावर जो है वो पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र कर दो। तो अब राजा लोग भी बहुत डिनाई करते रहे, लेकिन लास्ट में उनको मजबूरन अपना जो पॉलिटिकल पावर होता है वो किसको शिफ्ट करना पड़ता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को शिफ्ट करना पड़ता है 1688 में। तो याद रखिएगा 1688 में क्या हुआ था कि जो राजा का पॉलिटिकल पावर है वो किसको चले गया था दोस्तों, पार्लियामेंट को चले गया था। कहाँ के पार्लियामेंट को, इंग्लैंड के पार्लियामेंट को। आ रहे समझ में। और उसी समय से दोस्तों जो वेलिश वाला रीजन था वो भी इंग्लैंड का ही पार्ट बन चुका था, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आता है नेक्स्ट ईयर 1707। कौन सी ईयर आता है, 1707। ये देखिए, ये 1707 से जो ये पहले ना इंग्लैंड और ये जो वेल्स है ये मिल चुके थे। तो इंग्लैंड और वेल्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लैंड के जस्ट बगल में कौन है, वेल्स। तो इंग्लैंड और वेल्स जो है वो मिल चुके थे। अब हम आ रहे हैं 1707, जिसमें अब ये जो इंग्लैंड है ये अब स्कॉटलैंड को भी कब्जा करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये जो कब्जा होता है दोस्तों, ये वॉर के माध्यम से नहीं बल्कि एक एक्ट के माध्यम से होता है, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। तो 1707 में क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन, जिसमें इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड जो है वो आपस में मिल गए और इन्होंने बनाया, तीनों के मिल जाने थे, ये जो वेल्स है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड, इन तीनों के मिल जाने से जो एरिया बना उसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन। ये है ग्रेट ब्रिटेन। सो व्हाट इज ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिला देने से जो बनता है टेरिटरी, उसको हमने कहा ग्रेट ब्रिटेन। तो ऐसा समझ में, अगर हम इंग्लैंड बोले तो ये बस इतना एरिया इंग्लैंड है। अगर मैं ग्रेट ब्रिटेन बोलूँ तो वेल्स भी आ जाएगा, इंग्लैंड भी आ जाएगा, स्कॉटलैंड भी आ जाएगा। इन तीनों एरिया को मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, अब जो है हमने यहाँ पर 1688 को भी देख लिया, 1707 को भी देख लिया। अब हमको देखना है 1801 को, इसको अब देखना बाकी है 1801 को कि क्या होगा 1801 में। तो दोस्तों 1801 में तो डायरेक्ट रिजल्ट आता है, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर आप देखिए, इस पूरे एरिया में जो है ना प्रोटेस्टेंट लोग ज़्यादा हैं। कौन है, प्रोटेस्टेंट। मैं बताना चाहूँगा क्रिश्चियनिटी में 2 यूनियंस होते हैं, 2 पर्टिकुलर डिविजन्स होते हैं, है ना। एक को हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे को हम कहते हैं कैथोलिक्स। क्या कहते हैं, कैथोलिक्स। तो इस पूरे ब्रिटेन वाले हिस्से में प्रोटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा थे। और इसी के बगल में है दोस्तों आयरलैंड। क्या है, आयरलैंड। तो आयरलैंड का जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, यहाँ भी प्रोटेस्टेंट बहुत ज़्यादा थे। वैसे तो पूरे आयरलैंड में कैथोलिक्स लोग ज़्यादा है, तो भैया ये पूरे ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा हैं। इस पूरे आयरलैंड में हालांकि नॉर्थ में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है, लेकिन पूरे ओवरऑल अगर आप पूरे आयरलैंड को देखोगे तो कैथोलिक्स ज़्यादा हैं। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का बनता नहीं है। तो इस वजह से ये जो ब्रिटेन है ये आयरलैंड को भी अपने में मिलाना चाहता था, इस पूरे हिस्से को दोस्तों अपने में मिलाना चाहता था। लेकिन ये जो कैथोलिक लोग हैं वो थोड़ी ना चाहेंगे कि प्रोटेस्टेंट के साथ में हम मिल जाएं। आयरलैंड में जो कैथोलिक लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भैया हम ब्रिटेन में जाके मिल जाएं। तो यहाँ के एक जो है टॉनी वॉल्फ करके एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने दोस्तों काफ़ी यहाँ पर स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत किया कि भैया आयरलैंड जो है अपना आइडेंटिटी बचा के रखे, आयरलैंड किसके साथ ना मिले, ब्रिटेन के साथ ना मिले। लेकिन लास्ट में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और 1798 के आसपास उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और 1801 में दोस्तों इस नॉर्थ वाले हिस्से को मिला दिया गया ब्रिटेन में और ये बन गया यूनाइटेड किंगडम। क्या बन गया दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम। तो अगर मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम बोल रहा हूँ तो इसमें ये जो है नॉर्थ आयरलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड और प्लस स्कॉटलैंड, इन चारों ही एरिया को मिला दोगे तब जाके क्या बनेगा, आपका यूनाइटेड किंगडम बनेगा। तो यहाँ पर फिर से लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लैंड मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा इंग्लैंड। अगर मैं कहूँ ब्रिटेन तो वेल्स भी आ जाएगा, इंग्लैंड भी आ जाएगा, स्कॉटलैंड भी आ जाएगा, तब जाके ये ग्रेट ब्रिटेन बनेगा।
अगर इसी में आप जो है ये नॉर्थ आयरलैंड को मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा दोस्तों, है ना। आई होप ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए एक बार जो है पूरा ब्रिटेन और एक बार जो है पूरा यूनाइटेड किंगडम बन जाने के बाद में इन्होंने अपना एक फ्लैग निकाला और उस फ्लैग का नाम था यूनियन जैक। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो यूनाइटेड किंगडम का ये जो फ्लैग है ना, इसको हम बोलते हैं यूनियन जैक। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनियन जैक के नाम से ये काफ़ी फेमस है। अब इन तीनों ही एरियाज़ के फ्लैग को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग को बनाया गया। देखिए इंग्लैंड का फ्लैग ये है, स्कॉटलैंड का फ्लैग ये है, नॉर्थ आयरलैंड का फ्लैग ये है। तो इन तीनों ही फ्लैग को मिलाकर हमने यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग को बनाया है, जिसको हम कहते हैं यूनियन जैक के नाम से काफ़ी फेमस है ये। ओके इसमें आप पूछेंगे सर वेल्स का फ्लैग कहाँ है, तो बेटा मैंने पहले ही बताया कि वेल्स जो है वो इंग्लैंड में ही इंक्लूडेड समझा जाता है। मतलब ये जो इंग्लैंड का फ्लैग है ना, वो समझिए कि वेल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड के मैप को मिला के क्या बनाया गया है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर जो एन है इसका मतलब है नॉर्थ, है ना, ये नॉर्थ आयरलैंड, यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ आयरलैंड है। और ये जो बाकी का जो आयरलैंड है दोस्तों, ये क्या बन गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक अलग देश बन गया, है ना, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहलाता है ये। ओके और ये वाला जो हिस्सा है येलो वाला, इसको हम कहते हैं ब्रिटिश आयरलैंड। क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिश आयरलैंड। ओके आई होप दिस पिक्चर इज कम्प्लीटली क्लियर। अब दोस्तों इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से नोट्स के माध्यम से समझना चालू करते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा यूनाइटेड किंगडम है ना, यहाँ का जो एक लैंग्वेज बना वो है दोस्तों, गेस करिए क्या होगा, इंग्लिश, है ना। और इनका जो एक एंथम बना, नेशनल एंथम, तो वो है गॉड सेव अवर नोबल किंग। क्या है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। ओके गॉड सेव अवर नोबल किंग, तो राजा ही यहाँ पर जो है वो सब चीज़ है। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स भी बोल सकते थे, लेकिन हमने इसको किंगडम इसीलिए नाम दिया क्योंकि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड का जो है वो एक ही किंग रहेगा, है ना। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है यूनाइटेड किंगडम। चूँकि अभी किंग नहीं है, क्वीन है, तो ये जो किंग या फिर क्वीन है वो कहाँ से आएंगी, इंग्लैंड से आएंगे। और इंग्लैंड का ही किंग या क्वीन पूरे यूनाइटेड किंगडम का किंग एंड क्वीन कहलाएगा। तो अभी जो वहाँ की प्रेजेंट क्वीन है वही पूरे यूनाइटेड किंगडम की भी क्वीन है दोस्तों, है ना। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए दोस्तों नोट्स के माध्यम से समझते हैं। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लिखते चलना है ना। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीविल और रिवॉल्यूशन। कोई सडन रिवॉल्यूशन के बाद में ब्रिटेन नहीं बना था। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, काफ़ी लंबे समय के बाद बना था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्यों इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब 1700 से 1800 के पहले कोई ब्रिटिश नेशन जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अरे समझते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन बना वो 1707 में बना। 1707 मतलब कि 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं था। इज इट क्लियर? यस आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश आइल्स वर, आइल्स मतलब छोटा आइलैंड, है ना, स्मॉल आइलैंड। द ब्रिटिश आइल्स वर इथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड और आयरिश। तो ये जो लोग थे वो इथनिक लोग थे, इथनिक ग्रुप को फॉलो करने वाले थे, है ना। और ये 4 टाइप्स के थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। ओके यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है, ऑल ऑफ दीज इथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इन सब के यहाँ जो है ना वो अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर था। ऐसा नहीं कि था कि इनमें कोई पहले से यूनिफॉर्मिटी थी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि इन चारों में से जो इंग्लैंड है वो समय के साथ में बहुत तेज़ी से बढ़ता गया, ड्यू टू देयर ट्रेड, ड्यू टू देयर कॉमर्स, ड्यू टू लेटर व्हेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल स्टार्ट इन इंग्लैंड। तो उनका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ता गया, किनका, इंग्लैंड का। आगे बढ़ते हैं। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सेज द पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 इंग्लैंड एज इट्स सेंटर। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, 1688 में जो राजाओं से पॉलिटिकल पावर जो है कहाँ पर आ गया, पार्लियामेंट में आ गया। ओके पहले किसके पास था, राजा के पास था, मोनार्क के पास था, लेकिन अब 1688 में वो किसके पास आ गया है, पार्लियामेंट के पास आ गया है। तो यहीं से जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1688 से, है ना। अब इसके बाद देखिए एक्ट ऑफ यूनियन आ जाएगा 1707 में। इसमें कौन आ जाएगा, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो है वो एक हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना।
तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये किसको किसको मिला देने से बन जा रहा है? वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाने से बन जा रहा है। यहाँ पर वेल्स नहीं लिखा है, आप समझिए कि इंग्लैंड में ही इंक्लूडेड है वेल्स, है ना, ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटेन तो बन गया, यहाँ पर क्या बन गया है? ब्रिटेन तो बन गया, लेकिन ब्रिटेन में जो ये स्कॉटलैंड है ना दोस्तों, ये आप देखेंगे ये जो स्कॉटलैंड है, इनके कल्चर को सप्रेस किया जा रहा है, इनके कल्चर को दबाया जा रहा है और इंग्लिश कल्चर को ही प्रमोट किया जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया जा रहा है। इनका जो स्कॉटलैंड का एक लोकल लैंग्वेज था गायलिक करके, क्या नाम था? गायलिक। तो इनको भी क्या है, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया कि अब गायलिक लैंग्वेज वगैरह नहीं चलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही चलेगा। तो इनके कल्चर को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है, काफ़ी दबाया जाता है। द स्कॉटिश वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गायलिक लैंग्वेज, उनको गायलिक लैंग्वेज में बात करने के लिए नहीं दिया जाता था, उनको अपना नेशनल ड्रेस तक नहीं पहनने दिया जाता था, है ना। और बहुत से लोगों ने, जो स्कॉटलैंड के लोगों ने विरोध किया कि भैया हम इस पर्टिकुलर यूनिफिकेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, उनको उनके घर से बाहर कर दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया कि अब आप जो है इस पूरे टेरिटरी में नहीं रहेंगे क्योंकि आप हमारा विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्कॉटिश लोगों के साथ में क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है दोस्तों। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वॉल्फ टॉन, है ना, सॉरी उस समय मैंने एक आपको जो नाम बताया था वो आई गेस गलत नाम बताया था, यहाँ पर जो नाम है एक्चुअल नाम है वॉल्फ टॉन। तो जो वॉल्फ टॉन साहब हैं, है ना, वो एक आयरिश मैन था, उन्होंने इस पूरे आयरलैंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटेन बन जाने के बाद में भी इनका नेक्स्ट टारगेट कौन था? आयरलैंड था। तो आयरलैंड को बचाने के लिए ब्रिटेन के कब्जे से इन्होंने काफ़ी रिवॉल्ट लड़ा, लेकिन अंत में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और फाइनली 1801 में ये जो प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड रीजन था आयरलैंड का, इसको ब्रिटेन ने अपने हिस्से में मिला लिया दोस्तों। तो ये अब क्या बन गया? ब्रिटिश आयरलैंड बन गया और इन्हीं को मिला देने से अब ये ब्रिटेन क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम कहलाता है दोस्तों। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्स्ड, है ना, ये देखिए, फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम कब बने? 1801 में। तो 1801 में ये बन चुका है यूनाइटेड किंगडम, ये नदर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला देने के बाद। ओके, अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्स्ड, अ ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। अब ये जो यूनियन जैक है, इनका जो है यूनाइटेड फ्लैग रहेगा, यूनियन जैक यूनाइटेड किंगडम का, है ना। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम क्या होगा? गॉड सेव अवर नोबल किंग, है ना, भगवान हमारे नोबल किंग को बचाइए, ये उनका नेशनल एंथम है। ओके, और इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो कॉमन लैंग्वेज माना गया उस पूरे एरिया को, उस पूरे टेरिटरी का, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये जो पूरा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से देख लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा इसमें से क्वेश्चंस जो है वो आता रहता है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन मैंने यहाँ पर के टॉप 3 क्वेश्चंस को चूज़ किया है जो नॉर्मली आते रहता है इस एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशंस दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश नेशन स्टेट। तो वो सभी कंडीशन को लिखना है, 1688, 1701, 1800, 1707 और 1801। तो इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए इसको आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो जो भी हमने यहाँ पर कंटेंट डिस्कस किया दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, लिखना है पॉइंट वाइज। ओके, नेक्स्ट है हाउ हैड ब्रिटेन कम इन टू एग्जिस्टेंस। तो ब्रिटेन कैसे बना, तो इसका भी आंसर सेम होगा। देखिए क्वेश्चंस का जो है वो टाइप बदल जा रहा है, पूछने का अंदाज बदल जा रहा है, लेकिन आंसर सेम है, आंसर वही रहेगा। तो ये स्किल आपको पैदा करना है, स्किल आपको जनरेट करना है अपने कैरेक्टर में कि आप क्वेश्चन को पहचान सके। और वो जो क्वेश्चन को पहचानने का स्किल डेवलप होगा प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन से। तो आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो हिस्ट्री है दोस्तों वो बहुत ही स्टैटिक सब्जेक्ट है। जो टॉपिक है ब्रिटेन का या फिर जर्मनी का या फिर इटली का, जो कि हिस्ट्री का टॉपिक है, चेंज होने वाला नहीं है फ्यूचर में, वो वही का वही रहेगा, है ना। तो आप लिटरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे प्रिडिक्ट करोगे, कैसे गेस करोगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके दोस्तों, है ना। तो आई होप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से दिल से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ यू हैड एनी डाउट, अगर आपको इस पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान एनसीईआरटी के बुक में या फिर हमारे इस पूरे नोट्स में कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपको है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू रिप्लाई।
है ना। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम और हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, कि हम अपने देश को कैसे विजुअलाइज करें। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।